ओके लेट्स स्टार्ट। तो यस, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा गाइस, लास्ट क्लास में हम हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना, हिस्टोग्राम यस बना, सर। हाँ यस सर। ओके यस, हिस्टोग्राम बनाना सीखे थे। और हिस्टोग्राम, दो टाइप का हिस्टोग्राम बनाना सीखे थे। एक जिसमें ग्रुप क्लास, फ्रीक्वेंसी और एक अनग्रुप्ड। ग्रुप फ्रीक्वेंसी। हाँ, और एक भी है कि अगर आपका क्लास का विड्थ अगर है ना, अगर आपका क्लास का विड्थ अगर हर जगह इक्वल है तो उसके लिए एक टाइप का हिस्टोग्राम, और अगर क्लास विड्थ अन इक्वल है तो उसके लिए अलग टाइप का हिस्टोग्राम मतलब बनाना सीखे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो डेटा आपको दे रखा है, आपको याद, खाली मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसमें देखो सारे क्लास का इंटरवल या फिर विड्थ 10 10 10 10 है, इधर भी 10 10 10 10 10। तो इसका बनाना बड़ा इजी है, इसका हिस्टोग्राम बनाना बड़ा इजी है। खाली आपको ग्राफ में जीरो से, ये गलत है मैं बताया था, ये गलत है, ठीक है यस ना। सर। यस, जो यस सर। बार डायग्राम में ऐसे गैप रहता है, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसे गैप नहीं रहता है। हिस्टोग्राम में आप 10 से लेकर 20 तक। सर यस, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अगर हम हिस्टोग्राम में से जैक लाइन यूज कर सकते हैं क्या? दैट्स वन आई डोंट नो, जो बता रहे, ठीक है, अभी के लिए बता नहीं। ओके, तो इधर आपका क्लास इंटरवल का सारे क्लास इंटरवल्स इक्वल है, मतलब विड्थ इक्वल है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कैसे करना। अच्छा, करके दिखाऊँ या आपको पता चल, याद है राइट? तो याद है, यस सर याद है। वेरी गुड। बस खाली आपको जीरो से जीरो, एक्स एक्सिस में जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लेना है। और बेटा जीरो शूट फ्रीक्वेंसी में ऊपर ये वाई एक्सिस के अलम पर फ्रीक्वेंसी रहेगा और ये एक्स एक्स के अलम पर क्लासेस रहेंगे। जीरो टू 10 30 फ्रीक्वेंसी है, तो सपोज वाई एक्सिस पर एक नंबर इधर 30 है आपका, तो बेटे ऐसा रहेगा, है ना। यस सर। 10 टू 20 45 है, सपोज वाई एक्सिस में नंबर इधर 45 है, तो आपका 10 टू 20 ऐसा रहेगा। तो ऐसे ऐसे बनाते जाओगे तो आपका कंप्लीट हिस्टोग्राम बन जाता है। और दूसरा टाइप का हमने बनाना सीखे था, ये गलत है। दूसरा टाइप का बनाना सीखे थे जहाँ पर क्लासेस का विड्थ अनइक्वल था, अनइक्वल विड्थ वाले क्लासेस थे। जैसे कि ये डेटा में आपका देखो बेटे, ये क्लास का विड्थ 10 है, ये क्लास का विड्थ भी 10 है, ये क्लास का विड्थ भी 10 है, लेकिन ये क्लास का विड्थ कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। ये क्लास का विड्थ 20 हो रहा है, ये क्लास का विड्थ 10, ये क्लास का विड्थ 10। मतलब यहाँ पर क्लास विड्थ वेरी कर रहे हैं, यहाँ पर अलग हो जा रहा है क्लास विड्थ। और इसमें हिस्टोग्राम बनाने का मैंने आपको तरीका बता था कि पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे जो लोएस्ट क्लास विड्थ है उसको निकालना होगा। तो यहाँ पर लोएस्ट क्लास विड्थ 10 है, 10 इज द लोएस्ट क्लास विड्थ, 10 से छोटा क्लास विड्थ और नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, हर क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होगा। हर क्लास का क्या निकालना होगा? एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना होगा। और एडजस्टमेंट फैक्टर ऑफ एनी क्लास कैसे निकाला जाता है ना, उस क्लास का विड्थ में जो लोएस्ट विड्थ जो लोएस्ट डिवाइड कर क्लास। दिया, हाईएस्ट विड्थ से माइनस करना है शायद से। डिवाइड कर दिया। डिवाइड डिवाइड। जैसे कि ये क्लास का विड्थ है 30, तो इस क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होने वाला है? 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3। इस क्लास का विड्थ है 20, तो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर होने वाला है 20 अपॉन 10 2। और इनका ऑब्वियसली एडजस्टमेंट फैक्टर से 1 1 1 1, क्योंकि ये सब 10 10 विड्थ वाले हैं, है ना। यस सर। Obviously। उसके बाद आपको क्या करना होता है ना, फ्रीक्वेंसी जो दिया है असलियत में, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है ये सही फ्रीक्वेंसी है। हमें बस हिस्टोग्राम बनाने के लिए और एक कॉलम बनाना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम बोलेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा एडजस्ट करेंगे हिस्टोग्राम बनाने के लिए। तो ओरिजिनली ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया था, तो आपको क्या करना होगा, सारे फ्रीक्वेंसीज को अपने क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो ये ये इनका एडजस्टमेंट फैक्टर 1 1 1 1 है, क्योंकि ये सेम लोएस्ट क्लास शुड थे। तो इनका फ्रीक्वेंसी जो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा।
लेकिन ये जो दो क्लास हैं इनमें एडजस्टमेंट फैक्टर अलग अलग, यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर सॉरी ये नहीं सॉरी ये और ये दोनों में एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाता है। इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर 3, इसमें एडजस्टमेंट। तो आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी है इस क्लास का, जो फ्रीक्वेंसी 18 दे रखा है उसको इस क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करना है। तो इस क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर तो अभी पता किया था 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलता है। एंड फॉर द टाइम बिंग ये जो 6 है वो इस क्लास का एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। अभी आते हैं दूसरा, ये क्लास में इसका फ्रीक्वेंसी 4 है, लेकिन इसका जो एडजस्टमेंट फैक्टर 2 है। तो इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में एडजस्टमेंट फैक्टर 2 डिवाइड कर देते हैं तो जो मिलता है विच इज 2, इट इज इट्स एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें चाहिए। और ये कब निकाला जाता है, जब क्लासेस का विड्थ अलग अलग आ जाता है, अलग अलग। अभी तो बनाना बड़ा इजी है, जैसे वहाँ पर किए थे बिल्कुल वैसा ही करना है, कोई अलग सा नहीं है। खाली वहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दिया था उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो निकला इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ही नॉर्मली हम क्लास को लेते थे उस केस में, इसका पहले वाले केस में वैसे ही करेंगे। तो ऑब्वियसली हिस्टोग्राम्स के जो मतलब जो ये जो कॉलम्स बनेंगे, कोई मोटा कोई पतला बनने वाला है, आपको समझ में आ जाता है राइट। ये सबका विड्थ सेम है, सॉरी ये सबका विड्थ 10 है, लेकिन ये दोनों का विड्थ अलग अलग आ जाता है। थोड़ा ये थोड़ा सा मोटा मोटू और ये थोड़ा सा उससे कम मोटा। मेरे बात समझ रहे हो नहीं, थोड़ा ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है वो क्या लेंगे बेटे, हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेंगे। जैसे कि 30 to 60 क्लास इंटरवल में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 18 है, लेकिन हिस्टोग्राम बनाते वक्त हम फ्रीक्वेंसी 6 को यूज करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो राइट। 22 सॉरी कौन सा होता 30 to 60 6 एंड 60 to 80 2। तो 60 to 80 आप देख सकते हो, 60 to 80 उसने 2 यूज किया है, देख सकते हो 2, देख रहे हो फ्रीक्वेंसी 2 इस्तेमाल किया है। और देखो बेटा 30 to 60 उसने देखो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या इस्तेमाल किया है, 6 इस्तेमाल किया है, जबकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या था 18 था। तो खाली इतना बस आपको याद रखना है, इसे तरीका लगाना है। क्लियर? यस सर। ओके। अब इसका कारण तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन मैं कारण भी आपको समझा दिया था ताकि जो फाइनल आपको हिस्टोग्राम बन गया वो हिस्टोग्राम का टोटल एरिया, जो सारे कॉलम्स का अगर टोटल एरिया कैलकुलेट करें तो टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ समान हो, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किए थे। और मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी लास्ट क्लास में बताया था, जो डाउट होगा वो देख सकते हो लास्ट क्लास का वीडियो को, लास्ट है फिर उसके लास्ट क्लास में राइट। ये टोटल हिस्टोग्राम के एरिया अभी टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर आ जाएगा। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आपको समझा दिया था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कुछ नहीं करना है, खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। पहला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाए थे डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज मतलब ये जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर डेटा क्लास फॉर्म में नहीं है, डेटा यहाँ पर डिस्क्रीट करके दे रखा है 1 2 3 4 5 6 ये डेटा है, और ये नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके। तो बड़ा इजी है बनाना। हाँ आप 1 के सीधे में है ना, डेटा लोगे x एक्सिस पर एंड फ्रीक्वेंसी लोगे y एक्सिस पर। तो 1, 10 ये पॉइंट को लोकेट करोगे, 2, 15, 3, 20, 4, 10, 5, 5, 6, 4 ये पॉइंट्स को लोकेट करोगे, मतलब जिसका x कोऑर्डिनेट 6 एंड y कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो उनको लोकेट करके खाली जोड़ देने से आपका क्या बन जाता है बेटे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर? अब इधर क्या बोल रहे हैं, देखो बेटे, द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज एक्सटेंडेड टू द बेस एट बोथ एंड्स बाय जॉइनिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट
to the two hypothetical value of the variable before the first value of the variable and after the last value of the variable assumed to have zero frequencies। मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ, सीधा साधा मतलब। बेटे मैं थोड़ा अलग सा कलर लेता हूँ। आप जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे मतलब डिस्क्रीट का, तो बेटे ये पॉइंट देखो बेटे 1 डेटा था, 0 डेटा आपका नहीं है, देयर इज़ नो सच डेटा, जीरो डेटा नहीं है, 1 से शुरू होता है। तो 1,10 ये पॉइंट लिए, 2,15 ये पॉइंट लिए, 3,20 ये पॉइंट लिए, 4, वटेवर जो भी पॉइंट है, क्या 4, क्या है 10, 5,5 ये पॉइंट लिए, देखो किधर 5 किधर नंबर, ओके 6, क्या, 6.4 हाँ देखो किधर 6, यहाँ पर देखो हट, बस। तो ये पॉइंट हो गए, इनको आप जोड़ दिए लेकिन इनको जोड़ दोगे तो ऐसा आपका मिल जाता है पॉलीगन। लेकिन ये जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले, इनको भी लास्ट को जोड़ना है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ जोड़ना है, मतलब बेस के साथ, बेस लाइन, इसको बोला था बेस लाइन, ग्राफ का बेस लाइन के साथ जोड़ना है। और कैसे जोड़ोगे ना आप बेटे, दो हाइपोथेटिकल डेटा मतलब जो डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दो हाइपोथेटिकल डेटा और उनका फ्रीक्वेंसी 0 लेके दो पॉइंट लोकेट करोगे। जैसे हमने ये मतलब इसको जोड़ दिए ये बेस में ये पॉइंट के साथ, एंड ऑब्वियसली बेटे ये पॉइंट में जो डेटा है वो क्या है, 0 है, और 0 नाम का कोई डेटा नहीं है, हमने अस्यूम किए हैं कि 0 एक डेटा है, एंड ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट 0 है पॉइंट का, इसका मतलब बेटे इसका फ्रीक्वेंसी भी 0 है। तो आप एक हाइपोथेटिकल डेटा विथ 0 फ्रीक्वेंसी लोकेट करोगे, ठीक है, जोड़ दोगे इसको। राइट में भी वही एक फ्रीक्वेंसी, एक डेटा मैंने हाइपोथेटिकल डेटा 7 ले लिया, तो बेटे 7 एंड ऑब्वियसली बेस लाइन के ऊपर है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसके साथ में जोड़ दूंगा। मेरे बात समझ गए? तो फाइनली मतलब क्लोज करना है आपका बेटा, पॉलीगन क्लोज्ड होता है, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर, यू गेट माय पॉइंट सो फार, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर, तो इसको क्लोज करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन कंटिन्यूअस सीरीज विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम क्लास में किए थे, आज विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम करने वाले हैं। तो फिलहाल पहले देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छा अभी जो पढ़े क्या पढ़े ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज पढ़े है ना, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में दे रखा था और फ्रीक्वेंसी दे रखा था, तो उसका पॉलीगन ऐसे बनाए, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। लेकिन अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज जहाँ पर क्लास होगा, क्लास इंटरवल्स। एंड कंटिन्यूअस सीरीज का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे एंड विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। तो विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम लास्ट क्लास में सीख लिए थे, लेकिन इसको बेटे अनफॉर्चुनेटली गलत है, काट देना है। मेरे बात समझ रही हो, विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम गलत लिखा था। एवरीबॉडी पेइंग अटेंशन? यस सर। ओके बेटे, यहाँ पर देखो उसने हमको डेटा कैसे दे रखा है, ऑब्वियसली दिस इज ए कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि देखो बेटे डेटा क्लास के फॉर्म में दे रखा है 20 to 30, 30 to 40, एक सेकंड 10 का गैप है क्लास। यस एक सेकंड रुको। अरे हमारा क्लास सिर्फ 14 मिनट का हुआ है अभी तक, मुझे तो लगा बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया। ओह अच्छा, शुरुआत में थोड़ा गप्पे लड़ा रहे थे नहीं? अच्छा यस सर। हाँ यस बोला तो 20 हो गया, अच्छा ठीक। तो बेटे 20 to 30 क्लास इंटरवल, उसका फ्रीक्वेंसी 15 है, ये क्लास का 25 है, 7 है। बहुत ईजी है, आपको खाली हिस्टोग्राम पहले बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। और देखो भाई इस केस में ये हिस्टोग्राम बनाना बड़ा इजी है, क्योंकि सारे क्लासेस के विड्थ इक्वल है, तो आपको कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं निकालना है, कोई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज भी नहीं निकालना है, सीधा आप 10 विड्थ वाले जैसे ही हिस्टोग्राम बना दोगे। तो मतलब खाली क्रूड डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, नहीं डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा, एक क्रूड डायग्राम बना देते हैं साइड में। तो ये है मेरा एक्स एक्सिस
और ये है मेरा वाई एक्सिस, वाई से अलग में फ्रीक्वेंसी होता है। तो कुछ लेते हैं, एक क्लास लेते हैं 20 to 30। बट देखो इधर मैं 0 लेता हूँ, इधर 10 लेता हूँ, इधर 20 लेता हूँ, इधर 30 लेता हूँ, इधर 40, इधर 50, इधर 60, इधर 70, और एवरी 1 सेंटीमीटर इज 10 ईयर्स एज गैप, 10 years. 10 ईयर्स एंड एवरी 1 सेंटीमीटर 10। अच्छा, डेटा को पहले रीड करना मैंने नहीं सिखाया अभी तक। डेटा कैसे रीड करोगे बेटे कि 15 वर्कर ऐसे हैं, तो जो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से 15 लोग ऐसे हैं जिनका उम्र मतलब एज 20 से लेके 30 साल के अंदर है। 25 लोग ऐसे हैं जिनका उम्र 30 से लेके 40 ईयर ओल्ड के अंदर है। 7 लोग ऐसे हैं, आप समझ पा रहे होगे। एंड एवरी 1 सेंटीमीटर अलोंग द एक्स एक्सिस हमने स्केलिंग किया है 10 ईयर्स। एंड वाई एक्सिस के अलोंग पर उसने 1 सेंटीमीटर को 5 बार कर लिया है। सही भी बात है, इजी होगा हमें हर 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि देखो बेटा बहुत कम तक है, 25 तक है, कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो 5, 10, 15, 20, 25। ओके, बस तो हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं। 20 से 30 फ्रीक्वेंसी है 15, 20 से 30 फ्रीक्वेंसी है 15। 15 मतलब ये नंबर, हाँ बस। 30 से 40 25, ये नंबर इधर है, आप देख पा रहे होगे। आई होप आप सब देख पा रहे हो, राइट? Yes, sir. 40 से 57 है, 7 इधर कोई एक नंबर होगा। 40 से 50, 50 से 65 है, 5 तो इधर ही है। एंड 60 से 72, 2 को इधर एक नंबर होगा। लो, ये मेरा बन गया हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है यूजिंग अपने अंदाजे सर हम लोग उसका मिड पॉइंट मार्क कर देंगे, फिर सारी लाइंस को कनेक्ट कर देंगे ओरिजिन से। यस, Yes. तो अंदाजे से हो, अगर ग्राफ पेपर में बनाते हो तो देख ले जाओगे मिड पॉइंट, उसमें क्या नहीं, मिड पॉइंट लेके खाली जोड़ देना है, पहले जोड़ना है, उसके बाद मैं बताऊंगा, उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुआ है। यू हैव टू ज्वाइन। लेकिन व्हाट आर वी ट्राइंग टू ड्रॉ हियर? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है। तो क्लोज भी करेंगे इसको। तो कैसे क्लोज करोगे ना? दो हाइपोथेटिकल क्लास लोगे, बिगिनिंग में एक, एंड में एक। हाइपोथेटिकल का मतलब है जो कि थ्योरी में एग्जिस्ट कर रहा है, रियलिटी में नहीं। मतलब ऐसा आपको कोई क्लास नहीं है, इसका पहले और इसका बाद में कोई भी क्लास नहीं, लेकिन हम उसका पहले हाइपोथेटिकल क्लास लेंगे 10 to 20। मेरा बात समझ रहे हो? और बाद में Yes, sir. हाइपोथेटिकल क्लास लेंगे लास्ट को 70 से 80। ये ले रहे हैं खाली पॉलीगन को क्लोज करने के लिए। और ये जो क्लास लेंगे 10 to 20, इसका फ्रीक्वेंसी को 0 रखेंगे, मतलब ये पॉइंट होगा पूरा डायरेक्ट। ये मिड पॉइंट जोड़ दिए। 7 to 20 भी जो क्लास लिए उसका भी फ्रीक्वेंसी को 0, हाइपोथेटिकल क्लास का। तो यू हैव नाउ गॉट योर सेल्फ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ दिस गिवन डेटा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Like this. So take the screenshot. Done. डन सर। Yes, sir. Done, sir. ओके, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। बिना हिस्टोग्राम के मदद लिए कैसे हम बनाते हैं। तो देखो ये भी गलत दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, ये भी गलत है। सो फिलहाल अभी के लिए इसको एक सेकेंड, 25, 15, हाँ सही दे रखा है। तो 35, 25, हाँ सही दिया, सॉरी सही दिया, ये सही दिया। ओके, लास्ट को, हाँ गलत क्या है ना, लास्ट को जोड़ा नहीं, हाँ ये गलत है, तो बताऊंगा। यस,
तो बेटा अभी हम बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करेंगे, और इसके लिए हमें कुछ करना नहीं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, इजी चीज़ है। क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, हम खाली क्या करेंगे, सारे क्लासेस के मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे कि 20-30 जो क्लास है इसका मिड पॉइंट क्या होने वाला है 25, इसका मिड पॉइंट 35, इसका मिड पॉइंट 45, इसका मिड पॉइंट 55, इसका मिड पॉइंट 65। आई होप यू गॉट इट। Yes. तो हिस्टोग्राम में हम क्या कर रहे थे ना, क्लास के अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी का डायग्राम बना रहे थे, लेकिन अभी हम हर क्लास का जो मिड पॉइंट है उसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी को का पॉइंट को लोकेट करेंगे। मतलब आप एक पॉइंट लोकेट करोगे जिसका कोऑर्डिनेट्स है 25, 15, 25 along the x axis and 15 along the y axis, 35, 25, 45, 7, 50, 55, 5, 65, 2। तो ये लोकेट करेंगे। जैसे कि देखो बेटे इधर 25 के सीधे में 15, 35 के सीधे में 20, उसका फ्रीक्वेंसी आई होप 25 है, यस 25 है। 45 के सीधे में उसका फ्रीक्वेंसी व्हाटएवर है, क्या है बेटे 7 है। 55 के सीधे में उसका फ्रीक्वेंसी 5 है। 65 के सीधे में उसका फ्रीक्वेंसी सम 2 है, आई थिंक सो 2, यस। लेकिन सिंस इट इज ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो हमें इसको जोड़ना भी होगा, क्लोज करना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे बेटे, एक हाइपोथेटिकल क्लास इमेजिन करो इसके पहले। तो इसका पहले हाइपोथेटिकल क्लास क्या होगा बेटे 10 to 20 हाइपोथेटिकल क्लास, जिसका मिड पॉइंट क्या होगा 15। हाँ, और इस ये जो हाइपोथेटिकल क्लास है इसका मिड पॉइंट 15 के साथ फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, अभी बताया था 0 है ना, 0 फ्रीक्वेंसी। तो 15 0, सपोज ये पॉइंट देखो 15 कितना दूरी पर है, 15 0 है ना ये पॉइंट। और लास्ट को एक क्लास इमेजिन करो 70 to 80, ना उसका मिड पॉइंट 75। मिड पॉइंट 75। तो 75 0, इधर 75 है, इसको जोड़ना होगा। तो ठीक है, तो थोड़ा गलत दिया था। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, टेक इट। डन सर। ओके, वीडियो को देखकर 2-4 बार आप रिवाइज कर लेना। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के ऊपर। अब सुनो, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बीच में बहुत ही कम अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम हाथ में बनाएंगे, फ्री हैंड। वहाँ पर क्या कर रहे थे, पॉलीगन जब बनाए थे बेटे, पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसका मोर देन 3 साइड्स होते हैं, 3 या फिर मोर देन 3 साइड्स होते हैं, 3 या फिर मोर देन 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगन। यस सर। और उसका सारे साइड से एक लाइन सेगमेंट होते हैं, इसीलिए इनको पॉलीगॉन बोला जाता है। ये सारे लाइन सेगमेंट है, गॉन का मतलब होता है साइड। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में आपको फ्री हैंड में बनाना है। तो बेटे खाली दिखाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी कर्व मे नॉट नेसेसरीली पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट इट passes थ्रू देम एज क्लोजली एज पॉसिबल। दिखाऊंगा, द कर्व इज मेड विथ फ्री हैंड इन सच ए मैनर दैट द एरिया इंक्लूडेड अंडर द कर्व इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मतलब जो कर्व बनाओगे उस कर्व के अंडर में जो एरिया होगा वो पॉलीगन के एरिया के साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मतलब देखो बेटे, ये जो पॉलीगन बना, अगर हम इसको फ्री हैंड में बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि फ्री हैंड में आपको दिया गया तो आप बना दो ऐसा, अरे ऐसा नहीं, अरे ये नहीं No, हो जाए, हाँ ऐसा नहीं। फ्री हैंड मतलब ऐसा बनाना ताकि ओरिजिनल जो पॉलीगन है उसका बहुत नज़दीक रहे, आपका एरिया अप्रॉक्सीमेटली पॉलीगन के एरिया के साथ इक्वल है। दिस कर्व शुड स्टार्ट एंड एंड एट द बेस लाइन, और पॉलीगन की तरह इसको भी हम क्लोज करेंगे, एंड करेंगे। एंड एज ए जनरल रूल इट मे बी एक्सटेंडेड टू द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट आउटसाइड द हिस्टोग्राम। तो देखते हैं क्या होता है। तो इधर जैसे कि कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी कर्व में कुछ नहीं है,
यू हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे थे, जैसे ही कर रहे थे। ऑब्टेन द मिड पॉइंट ऑफ द अपर हॉराइजॉन्टल साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल, वो भी जैसे कर रहे थे, है ना। सारे ये का जो आप मिड पॉइंट लोकेट कर रहे थे, याद है ना। बस Yes, sir. अब क्या करेंगे ना, जॉइन दीज मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल ऑफ द हिस्टोग्राम बाय स्मूथ फ्री हैंड। फ्री हैंड में ज्वाइन करेंगे, हाँ, बस स्केल वेल नहीं, है ना, फ्री हैंड में ज्वाइन करेंगे बिना स्केल के। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ। यस सर। और बनाने के बाद सपोज मैं एक रूडिमेंटरी एक हिस्टोग्राम बना देता हूँ। सपोज ये बन गया, और मैं हाथ में बना रहा हूँ। हाँ, मैं हाथ में बनाना है। ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, नॉट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बन गया मेरा, मानो मेरा मानो 30 क्लास इंटरवल, मैं 3 क्लास इंटरवल दिया था और उनका फ्रीक्वेंसी जोड़ दिया। लेकिन इसको क्लोज भी करना है, और क्लोज जैसे पहले वाले किए थे वैसे ही करना है कि इसका पहले एक हाइपोथेटिकल क्लास इमेजिन करना है एंड उसका मिड पॉइंट लेना है, इसके साथ जोड़ देना है। इसका आफ्टर में भी एक हाइपोथेटिकल क्लास इमेजिन करना है, उसका मिड पॉइंट के साथ जोड़ देना है। तो फाइनली यू गॉट योर फ्रीक्वेंसी कर्व। सो देयर इज एक्चुअली नॉट मच डिफरेंस between drawing a frequency polygon and frequency curve. The only difference is while drawing frequency polygon you use a ruler, but while drawing frequency curve you do it with free hand. Got my point so far? तो आप कर सकते हैं। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये ऐसा नहीं, ये बेटा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया है, ठीक है, सॉरी। हाँ, लेकिन हाँ, तो हिस्टोग्राम भी, ये हिस्टोग्राम गलत है, दिस इज नॉट अ हिस्टोग्राम। ओके, ठीक है। देखो क्या उसने किया, देखो ये बंदा क्या किया, देख रहे हो क्या किया, कौन बताएगा ये बंदा क्या किया इधर। एक तो हिस्टोग्राम सही नहीं है, दूसरा इतना आलसी इंसान है, कैसे लोगों को देते हैं टाइप करने के लिए। मतलब बनाना था उसको फ्रीक्वेंसी कर्व, बनाया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। Frequency polygon. देख रहे हो? पॉलीगॉन बना। बनाने है फ्रीक्वेंसी कर्व, बनाया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोले मैं हो? बोल रहा था ना सर, तो किसी भाई को देख के दे दिया। हाँ, वो सही बात है। ओके, तो अब आते हैं, थोड़ा सा न्यू टाइप का कॉन्सेप्ट है ओजीव, और ओजीव या ओगीव, आई डोंट नो, व्हाटएवर। ओजीव ओके, ओजीव। Ogive. ओके, ओजीव और क्यूमुलेटिव कर्व। तो ओजीव और क्यूमुलेटिव कर्व में आपका फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हम करेंगे। क्लियर? और ये जो ओजीव और क्यूमुलेटिव कर्व होता है वो दो तरह की होता है। एक होता है लेस देन ओजीव कर्व एंड और एक होता है मोर देन ओजीव कर्व। दो टाइप के ओजीव कर्व बनाते हैं, एक लेस देन ओजीव कर्व और एक मोर देन ओजीव कर्व। तो चलो एक एक करके लेस देन ओजीव कर्व बनाना सीखेंगे, उसके बाद मोर देन ओजीव कर्व भी बनाना सीखेंगे। पहले आता है लेस देन ओजीव कर्व। और ओजीव कर्व कैसे बनाएंगे, लेस देन ओजीव कर्व। तो बेटे पहले हम डायरेक्ट आपको दिखा ही देते हैं, डेटा लेके क्वेश्चन ही दिखा देते हैं, और उसी के साथ ही हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। और इसका भी ग्राफ गलत है। तो पहले तो हम डेटा को रीड कर लेते हैं। उसने क्या दे रखा है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मंथली इनकम ऑफ 60 पीपल इन ए कंपनी। एक कंपनी में 60 लोग हैं, उनका आप ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे बेटा 60 ही होगा, इसलिए तो 60 पीपल है। 60 पीपल आर देयर इन द कंपनी, और उनका जो मंथली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये टेबल में दे रखा है। और ये नंबर्स आर रुपीज़ इन 1000। तो मतलब कंपनी में काम करते हुए 6 लोग ऐसे हैं जिनका मंथली इनकम 10,000 से लेके 20,000 तक है। 9 ऐसे लोग हैं जिनका मंथली इनकम 20,000 से लेके 30,000 तक है। 10 ऐसे लोग हैं जिनका मंथली इनकम, आप समझ पा रहे होगे राइट, 15 समझ पा रहे होगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी कॉलम, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और ये आपको क्लास दे रखा है। तो हम अभी बनाएंगे कि लेस देन ओजीव कर्व, लेस देन ओजीव कर्व। और लेस देन ओजीव कर्व के लिए हमें और एक टेबल बनाना होगा, और टेबल ऊपर लिखेंगे मंथली इनकम जैसे उसने लिखा था, लेकिन एवरी
क्लास जो दे रखा है उन क्लासेस का जो अपर लिमिट है उनको यहां पर पकड़ेंगे, लेस देन कॉर में, लेस देन ओजीव कॉर में अपर फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे। तो जैसे कि ये जो पहला क्लास है, ये जो पहला क्लास है, ये पहला क्लास में जो 6 लोग हैं इनका मंथली इनकम 20,000 से कम है, लेस देन 20,000, तो अपर क्लास पकड़ेंगे। तो लेस देन 20 नंबर ऑफ पीपल 6। बेटा आपको याद है फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल होता है, याद है आपको? Yes, sir. वेरी गुड। तो 6 लोग ऐसे कंपनी में काम करते हैं जिनका पर मंथ इनकम 20,000 से कम है, लेस देन 20,000। उसका नेक्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है 30, और हम लिखेंगे लेस देन 30, 30. लेस देन कि 30,000 30,000 से कम मंथली इनकम कितने लोगों का है। तो कैसे निकालेंगे बेटे ना, क्यूमुलेटिव, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी मिला है उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो, 6 plus 9. तो आपको, सॉरी अब ये किसका हो गया रे, हाँ ओह सॉरी, मैं इसके अंडर में CF इधर लिखना चाहिए, CF, हाँ। तो 6 फिर 6 plus 9 15। आई होप यू गेट इट राइट। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव sir. फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी, क्या बता सकते हो कि कैसे 30,000 से कम सैलरी वाले मतलब 15 लोग कैसे हैं जिनका सैलरी 30,000 से कम है? कोई एक्सप्लेन कर पाओगे? ऐसे कंपनी में 15 लोग यहाँ से मुझे मिल गए जिनका सैलरी 30,000 से कम है। अब खुद देख लो, 6 लोग हैं जिनका सैलरी 20,000 से कम है, 9 लोग हैं जिनका सैलरी 20,000 से 30,000 के अंदर है। तो ये जो 6 लोग एंड ये जो 9 लोग, मतलब ये जो टोटल 15 लोग हो गए, इनका सैलरी 30,000 से कम है कि नहीं? अरे बताओ, इनका सैलरी 30,000 से कम है कि नहीं? ये 6 लोगों का सैलरी 20,000 से 10,000 से 20,000 के अंदर है, मतलब इनका भी सैलरी, ये 6 लोगों का सैलरी 30,000 से कम होता है कि नहीं? Yes, Right. sir. ये 9 लोगों का सैलरी भी 30,000 से कम होता है कि नहीं? तो टोटल कितने लोगों का सैलरी 30,000 से कम है भाई? 15 लोगों का। इसलिए हम 50. यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. फिर नेक्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है जो कि 40 है, 40, 40. हाँ, तो हम लेस देन 40 लिखेंगे, और लेस देन 40 के लिए नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 15 plus 20, 15 plus 10 इज इक्वल टू 25, तो 25। तो 40,000 से कम रुपया कितना लोग कमाते हैं मंथली? 25 लोग कमाते हैं। सही बात है, 25. सही बात है। देखो, ये 6 बंदे, ये 9 बंदे और ये 10 बंदे, इनका पर मंथ सैलरी, ये पूरा ये सब का पर मंथ सैलरी 40,000 से कम है, क्योंकि इनका 10,000 से 20,000 के अंदर है, इनका 20 से 30 के बीच में है, इनका 30 से 40 के बीच में, तो ये सब का 40 से कम है। इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो कि 25 आ रहा है उसी को हम ले रहे हैं। आई होप यू गॉट इट। लेस देन 50 के लिए वैसा करेंगे, यू गॉट इट राइट। तो लेस देन जो ओजीव, लेस देन ओजीव के लिए आप ईच क्लास का अपर लिमिट को पकड़ोगे, अपर लिमिट को, लेस देन अपर लिमिट, लेस देन अपर लिमिट, लेस देन अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कोई बड़ा बात नहीं है ग्राफ बनाना, कोई बड़ा बात नहीं है। इधर एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है बेटे। अब सुनो, अपर लिमिट 20 के अगेंस्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 पॉइंट लोकेट करोगे, मतलब एक पॉइंट लोकेट करोगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 20 एंड, तो बेटे यहाँ पर जो वाई एक्सिस के अलंग पर फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, क्या लेना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। एंड एक्स एक्सिस के अलंग पर क्लास नहीं लेना है, क्या लेना है? अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस लेना है। क्या लेना है? अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस। जैसे कि इधर 10 है, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 40 है, 50 है, 60 है और इधर कहीं पर 70 है। अपर लिमिट्स को लेना है। तो अपर लिमिट्स ऑफ ईच क्लास अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पॉइंट लोकेट करना होगा। तो 26 ये पॉइंट लोकेट करोगे, 26 20 के सीधा में सपोज इधर 6 है तो ये पॉइंट लोकेट करोगे, है ना, ये पॉइंट। फिर
ऐसे करके बेटे उसके बाद 30 फिर 25 के सीधे में पॉइंट लोकेट करोगे। 30 सपोज इधर 25 है, ये पॉइंट लोकेट करोगे। उसी तरह 40 के सीधे में 25, तो सपोज 25 को ये पॉइंट इधर है, उसको लोकेट करोगे। ऐसे करके 50 के सीधे में 40, तो कोई पॉइंट इधर है, जोड़ ये करोगे। ऐसे करके लास्ट को जोड़ दोगे। मेरा बात समझ होगी नहीं? क्लियर? तो एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। तो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके, तो ये हो जाता है मेरा एक सेकंड खाली एक सेकंड रुको बेटे। वाई एक्सिस के अलग पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे या फिर खाली फ्रीक्वेंसी लेंगे? लेट मी जस्ट वेरीफाई, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, एक सेकंड रुको। प्लॉट लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाँ यस 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 लिखा है ना, लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया अगेंस्ट द अपर लिमिट ऑफ द कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। यू गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, बस। sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास के अगेंस्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना दोगे, और ये गलत है ना, पूरा पूरा मिस्टेक दे रखा है। 10 कोई अपर लिमिट यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, तो ये लेस देन ओजीव का ग्राफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप खाली देख लो कि ये जो लेस देन ओजीव होता है, लेस देन जो ओजीव होता है, दैट इज एन इंक्रीजिंग कर्व, दैट इज एन इंक्रीजिंग कर्व दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब ये जो ग्राफ आप बनाओगे, ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग कर्व होगा, मतलब ऐसा अपवर्ड अपवर्ड गया होगा। मेरे बात समझ रहे हो? लेस देन ओजीव का, क्लियर? ओके, Yes, sir. अब आते हैं मोर देन ओजीव। और मोर देन ओजीव में हम जो करेंगे वो देखो, और मोर देन ओजीव में मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालेंगे वो एक अलग तरह से निकलेगा। तो देखो वही डेटा दे रखा है कि 10,000 से 20,000 6 लोग कमाते हैं, ये वगैरह 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 सब चीज़ें दे रखा है, वही वहाँ पर जो था यही वही है, सेम चीज़ें। बस हमें और एक टेबल बनाना है मोर देन फ्रीक्वेंसी, सॉरी मोर देन ओजी बनाने के लिए, Lower limit. यस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरी क्लास का जो लोअर लिमिट्स हैं उनको पकड़ेंगे। लेस देन ओजी में क्या कर रहे थे बेटे? अपर लिमिट्स को पकड़ रहे थे। Upper limit. मोर देन ओजी में लोअर लिमिट्स को हम पकड़ेंगे। तो 20,000 से, सॉरी 20 बोला, 10,000 से ज़्यादा रुपया कमाने वाले कितने लोग हैं, इसके सीधे में लिखेंगे। 20,000 से ज़्यादा रुपया कमाने वाले कितने लोग हैं, 30,000 से ज़्यादा रुपया, 40,000 से ज़्यादा रुपया, 50,000 से ज़्यादा रुपया, 60,000 से ज़्यादा रुपया कमाने वाले लोगों का नंबर लिखेंगे। वहाँ पर क्या कर रहे थे लेस देन ओजी में, ना 20,000 से कम, 30,000 से कम, 40,000 से कम, 50,000 से कम लिख रहे थे। यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा, यू गेट माई पॉइंट राइट? Yes, sir. ओके, तो देखो मोर देन 10, मोर देन 20 सारे लोअर लिमिट लिया है। अब सवाल आता है कि मोर देन 10,000 कमाने वाले लोगों का कैसे गिनती करें? बेटी डू यू सी हियर दैट ये जो सारे लोग हैं ना, ये 6 लोग, ये 9 लोग, ये 10 लोग, ये 15 लोग, ये 12 लोग, ये 8 लोग, ये सब 10,000 से ज़्यादा रुपया कमाते हैं, ये सब के सब, क्योंकि Yes, इनका sir. इनकम 10,000 से 20,000 के अंदर है, इनका इनकम 20 से 30 के अंदर है। ये सारे के सारे लोग 10,000 से ज़्यादा रुपया कमाते हैं, राइट? तो Yes. तो जो मोर देन ओजी बनाने के लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, उसमें फर्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा दैट इज एक्चुअली नीचे से जाएगा, पूरा टोटल फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी हियर? 60. बेटे लेट मी टेल यू, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, खाली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताते हो? व्हाट इज द क्यूमुलेटिव? ये 6 होगा, ये 15, ये क्या होता है बेटे? 25, ये क्या होगा? 40, ये क्या होगा? 52, ये क्या होगा? 60। मोर देन ओजी में आपको खाली उल्टा लिखना होता है। क्या लिखना होता है रे? उल्टा लिखना होता है। देख रहे हो? उल्टा। अरे मेरा ये क्या 42 आया, इसका क्या 52 आया, इसका क्या 54 आया, क्या 45,
उसका नंबर चेंज हो गया क्या? गलत रह गया। 6 + 9 15 15 + 10 वो देखते हैं उसने गलती किया होगा कहीं पर, देख लेते हैं। हाँ, तो आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट? तो 10,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोग कितने हैं? 60. 60 लोग हैं। वेट अ सेकेंड, नहीं उल्टा नहीं, चलो देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 20,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोग कितने हैं बेटे? ये नंबर्स का सम। मेरे बात समझ रही हो कि नहीं क्लियरली? ये नंबर्स का सम, ठीक है? अरे मेरे बात समझ रही हो? Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो उल्टा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैं गलत बताया था। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 10,000 से ज़्यादा ये टोटल नंबर ऐड करोगे जो कि 60 लोग हैं। 20,000 से ज़्यादा कितने कमाते हैं? इतने लोग, ये 9 लोग, ये 10 लोग, ये 15, 12, 8, ये सब 20,000 से ज़्यादा कमाते हैं। इनको ऐड कर लोगे। अच्छा, इनको ऐड करने की ज़रूरत है क्या करेंगे? 60 से 6 माइनस कर दो ना। अरे यू गॉट इट। टोटल तो 60 हो रहा था ना, टोटल 60 से 6 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 54। क्लियर? 54. हाँ Yes, sir. हाँ। फिर 30,000 से ज़्यादा कितना कमाते हैं बेटे? ये लोग, ये सारे के सारे 30,000 से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, है ना? 30,000। वाई आर यू टू रेस्पॉन्डिंग? एवरीबॉडी गेटिंग इट राइट? Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, बस। sir. तो ये टोटल कैसे निकालेंगे? ऑनेस्टली ऐड नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो 54 निकला है उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो ना, ये 9 सब्ट्रैक्ट कर 54 दो। minus 9. हाँ, तो 45 आ गया। फिर 40,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोग ये लोग हैं, ये महापुरुष हैं। तो इनका नंबर निकालने के लिए जो अभी जो निकला है 45, उसमें से 45 minus 10. 10 माइनस कर देते हैं तो 35 आ गया। 35. फिर क्या बोल रहा था? yes. 35 minus 15. हाँ, यस 35 माइनस 50। यस। 50,000 से ज़्यादा कमाने वाले लोग कौन है? ना ये लोग हैं, ये दोनों है। तो 20 डायरेक्ट दिख रहा है। और 60,000 से लेकर 70,000 तक कमाने वाले लोग, मतलब ज़्यादा, मोर देन 60,000 लोग 8 हैं, ठीक है? 8. तो ये हो गया बात। ओके, तो अब काम कहानी ख़त्म। अभी खाली आपको इसका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ, आई होप अगर आप थोड़ा सा बुद्धिमान हो, अगर थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सिखाना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर आप क्या करना होगा? यस सर। 10 to सर 0 to 10, 10 to 20 ये चलेगा। नो, मतलब अभी क्या करना पड़ेगा आपको? किसके अगेंस्ट में किसका मतलब बनाना पड़ेगा? ये ग्राफ किसके अगेंस्ट में किसका बनाना पड़ेगा ना? ईच क्लास का जो लोअर लिमिट्स हैं, उनके अगेंस्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, मतलब 10, 60, 20, 54, 30, 45, 40, 35, 50, 20, 68। बनाओ ग्राफ, जोड़ दो। तो जैसे कि देख सकते हो बेटे, मोर देन ओजीव जो है, मोर देन ओजीव का ग्राफ है कि डाउनवर्ड ग्राफ है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। तो बेटे ये खत्म हुआ आपका ये चैप्टर, ठीक है? ये चैप्टर खत्म हुआ। ओके, पूरा ओवर। Yes, sir. यस सर। तो और खाली जो चीज़ बचा लास्ट को, और 10 मिनट है, मैं सोच रहा था आज ही उसको कंप्लीट कर ले। वो आधा घंटा का पढ़ाई है, ठीक है? मैं 10 मिनट में देखता हूँ कितना हो सकता है। आधा घंटा का पढ़ाई है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत बच जाता है तो विल डू अनदर इवनिंग क्लास टुडे। आई विल गिव यू द टाइम रख लेते हैं सर 7 के बाद रख लेते हैं। हाँ, ये 7 के बाद ही ऑब्वियसली रखेंगे। सो आप मैं अभी के लिए टाइम रखते हैं बेटा टेंटेटिवली। अच्छा, डू यू हैव एनी क्लास नाउ? No, sir. 3 PM, do you have any class now? Nobody has any class? No. Sir, 3:30 3:30 is zoology class is there. 3:40 में है ना, या फिर 3 में है? 3:30 sir, 3:30. 3:30 तो ओके, देन until 3:30 नहीं, हम 3:15 में, मैं आपको 3:10 में छोड़ दूंगा। 3:10 के अंदर ख़त्म हो जाएगा अभी जो थोड़ा सा बाकी है। क्लियर? तो आपका एंटायर सिलेबस टुडे इटसेल्फ विल बी ओवर। और आप वीडियो को यस सर। रिपीट करके देख लेना। तो आगे चलते हैं।
मैथमेटिकल एनालिसिस जो पढ़ रहे थे, कमर्शियल एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स, उसी में थोड़ा सा खाली बाकी है. लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो फर्स्ट, देन रेडी. Yes, sir. ओके, Yes, sir. बस. तो अब आते हैं कमर्शियल मैथमेटिक्स के ऊपर. तो कमर्शियल मैथमेटिक्स का हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तक ऑलरेडी पढ़ चुके थे. सिंपल इंटरेस्ट निकालना एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ऑलरेडी पढ़ चुके थे. तो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट खाली फॉर्मूला बस लिख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटे, डिप्रिसिएशन वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. क्लियर? कि बेटे आपको याद होगा कि सपोज आपका प्रिंसिपल इज पी एंड सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज R% पर annum मतलब पर ईयर. देन एट द एंड ऑफ n ईयर के एंड पर आपका जो प्रिंसिपल P कितना रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा. फॉर्मूला इज व्हाट ना, P होल इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर To the power n. n. आई होप आपको सबको पता है, राइट? दिस विल बी द अमाउंट. इतना अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, अगर इसके बाद रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. अच्छा, इसके बाद अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई, अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर दो, फाइनल अमाउंट से ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिला वो मिल जाएगा ना. राइट? शुरुआत में मैंने P पैसा जमा किया था बैंक में, और n साल के एंड में बैंक मुझे A रुपया दे रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा दिया, A माइनस P, वही है मेरा इंटरेस्ट. और मैंने आपको याद दिलाया था, मैंने आपको बोला भी था कि बैंक में जो ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी सेविंग्स अकाउंट जो खुलते हैं, सेविंग्स अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है. ठीक है, नॉट सिंपल इंटरेस्ट. मतलब आप जो पैसा रखते हो, और जो सपोज एक बैंक का मतलब इंटरेस्ट रेट है 4.5% या समथिंग, तो मतलब वो बैंक आपको 4.5% कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे करता है. आपको करता है. क्यों? आपको क्यों करता है? बिकॉज आप अपने पैसा बैंक के पास रखे हो ना. आप तो घर में Yes, रखते, आप अपना पैसा लेके बैंक में रखे, तो आप दिए बैंक को, आपका ड्यूटी है, लेकिन उसके ऊपर भी तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा. मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो उसको लेके Yes, sir. अपना फायदा भी करेंगे, तो आपको भी कुछ हिस्सा देंगे. उनके पास थोड़ी ना पड़ा है कोई खाली. अच्छा, वो उसको इस्तेमाल करें. तो ये था बात. अभी यहाँ पर और एक बात आता है, कभी कभी बेटे जो कंपाउंडिंग किया जाता है, कंपाउंडिंग कभी कभी पर मंथ भी कर दिया जाता है, या फिर क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी कर दिया जाता है. क्या मतलब है पर मंथ कंपाउंडिंग करना है, फिर क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है? क्वार्टरली, अच्छा, पर ईयर कंपाउंडिंग करने का क्या मतलब है? जैसे लास्ट क्लास में ही मैं बता रहा था कि अभी का जो मतलब ये फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपका अमाउंट हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा. फिर नेक्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा वो उसका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. मतलब एवरी ईयर कंपाउंडिंग इज बीइंग डन. एवरी ईयर कंपाउंडिंग किया जा रहा है. ईयर के एंड में कंपाउंडिंग किया जा रहा है. ईयर के एंड का जो अमाउंट है दूसरे साल का प्रिंसिपल बन रहा है, वो ईयर के एंड का अमाउंट तीसरे साल का प्रिंसिपल बना है. तो ईयर वाइज कंपाउंडिंग किया जा रहा है. लेकिन कभी कभी कंपाउंडिंग क्वार्टरली किया जाता है, मतलब पर चार मंथ में, मतलब क्वार्टरली. मेरे बात समझोगे नहीं? क्वार्टरली मतलब आपका कितना होगा? 3 मंथ्स, 4 नहीं 3 मंथ्स, 12 डिवाइड बाई 4. मेरे बात समझ लोगे नहीं? क्वार्टरली. Yes, sir. एवरी 3 महीने में 3 मंथ में आपका कंपाउंडिंग होगा. मतलब 3 महीना खत्म हुआ, अमाउंट कैलकुलेट होगा, वो जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट 3 महीने के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा. फिर नेक्स्ट 3 महीना का अमाउंट कैलकुलेट होगा, उसके नेक्स्ट 3 महीने के 3 मंथ के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा. मतलब एवरी 3 मंथ क्वार्टरली, है ना, ईयर को क्वार्टर कर लेगा, 4 भाग में कर ले. एवरी 3 मंथ में कंपाउंडिंग किया जाता है. उसी तरह मंथली भी कंपाउंडिंग किया जाता है. ये मंथ के एंड में जो अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे,
और वो नेक्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल, फिर नेक्स्ट मंथ का अमाउंट तीसरे मंथ, दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड उस केस में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सपोज आपको प्रिंसिपल दे रखा है P, और सपोज आपको बोला है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज लेट्स से R% पर annum, एंड सपोज बोला है कि टाइम इज एन ईयर्स, मतलब एन ईयर के एंड में मैं जो बैंक में P रुपया रखा हूँ एन ईयर के एंड में वो कितना होने वाला है। एंड ये भी दे रखा है कि इन दिस बैंक, ये बैंक में द कंपाउंडिंग इज बीइंग डन क्वार्टरली। कंपाउंडिंग इज बीइंग डन व्हाट? क्वार्टरली। कंपाउंडिंग इज बीइंग डन, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब है 3 महीने में कंपाउंडिंग हो रहा है। तो बताओ एन ईयर के एंड में आपका अमाउंट कितना होगा? देखो बेटे कोई बड़ा बात नहीं है, सेम टू सेम फॉर्मूला, खाली थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। हियर अमाउंट इज इक्वल टू, मतलब फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर्स, फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर्स इक्वल टू P होल इनटू 1 प्लस। अब देखो भाई, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये पर एनम के लिए, पर एनम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंडिंग किया जा रहा है क्वार्टरली, है ना। और एक ईयर में कितना क्वार्टर होंगे भाई? 4 क्वार्टर तो होते हैं, राइट? 4 ही क्वार्टर मतलब 4, अरे मेरी बात समझ लो, 4 क्वार्टर। क्लियर? तो बेटा हम Yes, क्या sir. कर देंगे, जो R% पर एनम दे रखा है, तो कितना परसेंटेज पर क्वार्टर होगा ना? R/4, मेरी बात समझो, डिवाइड बाय 100। वहाँ पर खाली R/100 कर रहे थे क्योंकि ईयरली कंपाउंडिंग किया जा रहा है, यहाँ पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया जा रहा है, तो R/4। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली बेटे? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको बिगिनिंग में ही दे देता कि R% पर क्वार्टर, तो R करके छोड़ते, R% पर एनम दे रखा है, लेकिन अभी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है। अभी जो टाइम पीरियड है, जो इधर लिख रहे थे कि n ईयर्स पर पावर n लगा रहे थे, इधर बेटे टाइम अभी n ईयर नहीं है। हाँ, n ईयर टाइम है, एक्चुअली टाइम n ईयर है, लेकिन अगर कंपाउंडिंग के टर्म में देखे तो इधर बेटे कंपाउंडिंग पर ईयर 4 बार हो रहा है, एवरी ईयर 4 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है। तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग होगा? एवरी ईयर 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, n ईयर्स आर देयर, तो 4n टाइम्स कंपाउंडिंग होगा। तो इसका पावर क्या रहेगा बेटे? 4n। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. So this will be your formula. अच्छा, अगर ये चीज़ मंथली होता है, अगर कंपाउंडिंग मंथली होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, इधर मैं लिख लेता हूँ बेटे। अगर मंथली होता है एंड अगर प्रिंसिपल P है, P होल इंटू अमाउंट इज इक्वल टू P होल इंटू 1 प्लस, बेटे उसने दे रखा है सपोज R% पर एनम। अभी मंथली हो रहा है, मंथली हो रहा है मतलब उसको 12 में डिवाइड कर लेंगे। किस में डिवाइड कर लेंगे? 12 में डिवाइड कर लेंगे। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया R/12। यू गेट इट? Yes, sir. और सपोज उसने बोला n ईयर्स के एंड में, भाई हर साल 12 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है, तो n ईयर्स में कितने कंपाउंडिंग हुआ होगा? 12 कंपाउंडिंग हुआ होगा। तो बेटे टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इज 12 है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू गेट इट, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटे एक न्यू कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना? सुनो, 3-10 तक ही पढ़ेंगे, जो होगा वहाँ तक होगा, नहीं जो नहीं होगा आज रात को देखते हैं, या फिर नहीं तो कल में, कल नहीं होगा। अच्छा, कल अगर क्लास नहीं होगा तो कल को लग इवनिंग क्लास में रख के इसको ख़त्मा कर लेते हैं ना, वो तो चीज़ें क्यों है, उसको फिर से और एक दिन के लिए रखेंगे मंडे पर। फ्रेश स्टार्ट करते हैं ना रिवीजन, राइट? ओके, Okay, sir. तो अभी देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है। बेटे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का मतलब बड़ा सीधा साधा है। जैसे कि बैंक में अभी आप सपोज ला के सपोज 1000 रुपया
डिपॉजिट किए, फिक्स डिपॉजिट कर दिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज 1000। बेटे 5 साल के बाद बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर इसको ज़्यादा कर दिया होगा ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के मानो बैंक ने उसको 2000 कर दिया, मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे 1000 रुपया सेविंग्स अकाउंट में और सम ईयर्स के बाद वो 2000 रुपया हो गया। मतलब ये जो पैसा आप आज जमा किए हो बैंक में उसका फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटे? 2000। मेरा बात समझ रहे हो? अभी का वैल्यू 1000 है, लेकिन बैंक में अगर रख लो तो उसका फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाता है? 2000। घर में पड़ा रहेगा तो वही 1000 होकर रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? बैंक में रख Yes, लोगे sir. तो फ्यूचर वैल्यू बदल जाएगा। यस सर। तो वही प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का कहानी, ये है प्रेजेंट वैल्यू और ये है फ्यूचर वैल्यू। अब चलो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बिल्कुल बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यहीं पर यूज होगा, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला लगाकर ही हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो सही बात है। तो देखो ये अननेसेसरी लंबा चौड़ा करके लिखा है, डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं, डायरेक्ट लास्ट को फार्मूला पे आते हैं, जो कि ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट का डेरिवेशन जो किए थे वही चीज़ लिखा है कि सपोज आप जो प्रिंसिपल है उसके जगह प्रेजेंट वैल्यू लिखा है, प्रिंसिपल की जगह क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अभी का वैल्यू। एन ईयर के एंड में जो उसका वैल्यू हो जाएगा, जो कि अमाउंट वहां पर लिख रहे थे, वो अभी क्या लिख रहे हैं बेटे? फ्यूचर वैल्यू। क्या लिख रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू। और बेटे नंबर ऑफ ईयर्स इज एन साल के एंड में। हाँ, लेकिन आप पूछोगे सर इधर तो एक R/100 होना चाहिए ना, ये खाली R किधर आ गया? R/100 किधर गया? राइट, देखो किधर नहीं गया भाई, उसने क्या लिखा है? देखो बेटे उसने लिखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर। तो आर मतलब सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट मानो, मतलब आर माने सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट से समझ लो कि सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। मेरा बात समझ रहे हो? तो आर इज व्हाट? 5%। मेरा बात समझ रहे हो? आर इज डायरेक्टली 5%। मतलब मैं आर परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिख रहे, आर परसेंटेज यहाँ लिख के डायरेक्ट 5% को आर बोल रहे हैं। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. अगर बेटे मैं बोलता कि आर परसेंटेज इज इक्वल टू 5%, तो मैं बोलता कि हाँ आर इज इक्वल टू 5, तो इधर R/100 लगाता। नहीं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपल करने के लिए, फॉर्मूला को सिंपल दिखाने के लिए डायरेक्ट ये जो परसेंटेज है, वो जो भी नंबर है उसी को मैं आर लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू 5%। जो R/100 लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे आपको समझ में आता है ना? क्योंकि दैट इज आर परसेंटेज, नथिंग एल्स। आर परसेंटेज मतलब होता है 1% इज 1/100। तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो, सेम चीज़ है। क्लियर? यस सर। हाँ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू। अच्छा सर, वही बात होगा अगर बैंक अगर आपको बेटे पर मंथ अगर कंपाउंडिंग करके देता है, तो वही फॉर्मूला जो अभी पढ़े थे, प्रेजेंट वैल्यू की जगह प्रिंसिपल वैल्यू, अमाउंट की जगह फ्यूचर वैल्यू। और बेटा ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पर एनम दे रखा है, तो अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? उसमें 12 डिवाइड कर लेते हैं, राइट? और अगर पूछ रहा है कि एन ईयर के एंड में कितना होगा, एन ईयर के एंड में एवरी ईयर अगर 12 टाइम्स अगर कंपाउंडिंग हो रहा है तो 12 जो वहाँ पर पड़े थे। क्लियर? ओके। ये फॉर्मूला गया, तो ये फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन करोगे अगर आपको दिया गया प्रेजेंट वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वगैरह वगैरह, आप फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। तो उसके एग्जाम्पल भी है, आगे चलते हैं। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू से कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? सही बात है, बिल्कुल इसी फॉर्मूला से मिल जाएगा भाई। पी भी क्या होगा? एफ भी बाई 1 + r⁴ राइट? यस सर। तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाए। आपको सपोज किसी ने बोल दिया कि भाई तू बैंक में कुछ पैसा रखेगा तो तेरा मतलब 5 साल के बाद वो पैसा इतना हो जाएगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू उसने बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। तो अभी तू उस हिसाब से तुझे कितना रखना है बैंक में वो तू डिसाइड कर। अब समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात? प्रेजेंट वैल्यू। यस सर। बस तो इतना ही आज रखते हैं, और ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे, आप इतना ही खा पाओगे।
और नहीं खा पाओगे। ख़त्म हुआ, ये चीज़ ख़त्म हुआ। और आगे चल के नेक्स्ट ये में ओके सुनो, नेक्स्ट टाइम आज कौन सा बार है? शुक्रवार, राइट? फ्राइडे। फ्राइडे। ओके, अच्छा 8:30 में ज्वाइन कर सकते हो? यस सर। यस सर। कैन यू ज्वाइन एट 8:30 एवरीबॉडी? Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स? अरे भाई सिर्फ आधा घंटा के लिए 8:30 to 9, कोई ज़्यादा समय नहीं, आधा घंटा। ये आधा घंटा का पढ़ाई है, खाली ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कर लेते हैं ना, मंडे से फ्रेश स्टार्ट करेंगे रिवीजन। इनफैक्ट संडे से हो Yes, सके भी sir. स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों उसको रख ले आधा घंटा का चीज़। क्या बोलते हो, सब राजी हो 8:30 से 9 तक? यस सर। ठीक है ठीक है। यस तो सर। आज Yes, sir. 8:30 से 9 तक क्लास होगा। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।